हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम पढ़ेंगे आज से क्लास 9th यानी कक्षा 9वीं की मैथ। और मैथ में हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा, यानी उसकी प्रकृति क्या होती है। मतलब जैसे कहने का अर्थ ये है कि उसमें संख्याएँ कैसी होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएँ हो गई, परिमेय संख्याएँ हो गई, पूर्णांक संख्याएँ हो गई, वास्तविक संख्याएँ हो गई। तो इन सबको जानने के बाद ही जो है कि हम सवालों को हल करेंगे तो हमको सवाल हल करने में आसानी होगी। जब हम इनके बारे में जानेंगे ही नहीं कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे सवालों को कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे। एक पहला हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा हमारा परिचय। परिचय से हम जानेंगे कि संख्याएँ कैसी कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम में परिचय, और सबसे पहले हमारा आएगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का अर्थ ये है कि ये संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। यानी कि यदि हम संख्याओं को शुरू करें तो जैसे हम एक से लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 अनंत तक। मतलब संख्याओं का कोई अंत नहीं है। अगर हम एक से शुरू करें, संख्याओं को लिखते जाएं तो संख्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये एक से शुरू होती हैं लेकिन अनंत तक जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का अर्थ ये है कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें, तो वो जो संख्याएं हो जाएंगी वो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, देखते हैं जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। यानी कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेंगे तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स हो जाएंगी। जैसे 0 1 2 3 इसमें 0 शामिल हो गया तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य भी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, जैसे आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, संख्या रेखा। संख्या रेखा पे जब हम बनाते हैं तो मध्य में हमारा 0 होता है, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद जब हम राइट साइड जब जाते हैं तो राइट साइड में हमारी जो संख्या होती कैसी होती हैं? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती हैं। जैसे राइट साइड में बढ़ते जाएंगे धनात्मक, और जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो लेफ्ट साइड में संख्याएं कैसी होती हैं? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। और देखिए इसमें 0 भी शामिल है। तो संख्या रेखा पर देखा जाए तो 0 हो गया, और इसके बाद जो भी धनात्मक संख्याएं हैं और इसके लेफ्ट में जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो बोला है ना सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं एवं 0 भी पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्या और इसमें 0 भी शामिल हो, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्याओं को w से डिनोट करते हैं, और पूर्णांक को इंटीजर से, मतलब जो इंटीजर्स होता है इसको z से डिनोट करते हैं। इसके बाद है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है अभी आप देख चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब देखिए जब 0 से हम राइट साइड बढ़ रहे हैं, जो प्लस में जो भी संख्याएं होंगी, जो भी धनात्मक संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये सभी क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। और ऋणात्मक पूर्णांक जब 0 के हम बाएं साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं माइनस में रहेंगी, उसी को हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यानी जो भी बिंदु हैं, इनके बारे में आप अब जान चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएँ जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या बोला है? एक से बड़ी। जैसे कि एक से बड़ी हमारी क्या होगी? 4 6 8 9, ये सभी क्या हैं? एक से बड़ी हैं। और अपने अलावा जैसे 4 है तो 4 खुद के अलावा और 1 के अलावा 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 है तो 6 है,
6 के अलावा और 1 के अलावा दूसरे से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। जैसे एक से बड़ी, जैसे हम ले लिए 2, इसके बाद 3, 5, ऐसे करके अनंत तक जाएंगी। तो देखिए 2 हो गया, 2 खुद के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा, या तो 1 से विभाजित हो गया तो 2 से। 3 हो गया, 3 भी या तो 1 से या तो 3 से। वैसे ही 5 है तो 1 या 5 से विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, Q के रूप में लिख सकें, जहां Q बराबर 0 न हो। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम समझते हैं अंकों में लेकर के, जैसे हमने लिख दिया 1/2, तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। अब Q का मतलब, जैसे P का मतलब देखिए, P का मतलब यहाँ पे 1 हो गया, Q का मतलब 2 हो गया। तो जहाँ पे Q है यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसी को हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय सीधा इसका ठीक उल्टा होता है, जैसे जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सकें, Q के रूप में न लिख सकें। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में न लिख सकें उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याओं का संग्रह होता है, मतलब जो भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये सभी क्या हैं? सब वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होती हैं, इनमें सभी संख्याएं शामिल होती हैं, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्याएं हो। तो ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार में है सबसे पहला हमारा शांत। शांत क्या होता है? शांत का अर्थ जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो शांत हो जाए। ठीक है, जैसे कि 1/2, 1/2 है। यदि हम 1 में भाग करें 2 का, 2 से अगर 1 में हम भाग करते हैं तो क्या आता है? पहले हम दशमलव बढ़ाएंगे तब इधर 0 बढ़ेगा, आ जाएगा 2 5 10। इसमें शेष क्या आ गया? समाप्त हो गया, शेष 0 हो गया। तो इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती संख्याएं। अशांत आवर्ती, इसका क्या तात्पर्य है? अशांत, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये शांत है तो इसमें शेष 0 हो जाता है, तो इसमें अशांत में शेष 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम भाग करते हैं 1 में 3 से, जैसे 1/3 है तो 3 से भाग करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा? दशमलव के बाद 0 बढ़ेगा, 3 3 9, फिर से शेष 1 आ जाएगा। अर्थात इसमें शेष की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। फिर से 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9, फिर वही शेष 1, फिर वही 0, फिर 3 3 9, ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो गया? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात इसमें जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, जो जैसे अब
.333 आ गया तो इसको हम .3 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। बार लगाने का तात्पर्य ये है कि यही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार यही संख्याएं आएंगी। अशांत अनावर्ती या अनावसानी अनावर्ती संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिसमें क्या हो, इसमें शेष की भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम ले लें √2 या पाई, तो √2 की अगर वैल्यू हम लिखते हैं तो क्या आता है 0.4142 ऐसे करके, इसमें जो शेष बचेगा उसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू दी हम रखें 22/7, तो 22/7 में अगर हम भाग करके देख सकते हैं 22 में 7 का 7 त्रिके 21, 1 हो गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 1 कम 7 आ गया 3, फिर 0, 7 चौक 28 आ गया 2, 0, 7 दूना के 14 आ जाएगा 6। देख रहे हैं इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, और ये अनंत तक ऐसे ही चलता जाएगा और इसमें जो भागफल चाहे जो शेष है उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और अनंत तक को बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अशांत अनावर्ती या अनावसानी अनावर्ती संख्याएं। ठीक है, अब जो है कि दशमलव जो प्रसार होते हैं इनको जानने के बाद हम जानेंगे कुछ घातांक के नियम। संख्याओं के दशमलव प्रसार के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वो है घातांक के नियम। घातों के कुछ नियम होते हैं, यदि उन नियम को हम जान लेंगे तो हमको प्रश्न हल करने में और आसानी रहेगी। तो ठीक है, देखते हैं घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो, a की पावर m इंटू a की पावर n हो, तो क्या बन जाता है a की पावर m प्लस n। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम अंकीय रूप में देखते हैं। जैसे देखिए 2 के पावर 3 डॉट 2 के पावर 2, तो क्या बन जाएगा 2 के पावर, ये डॉट का मतलब गुणा होता है, डॉट का मतलब गुणा, तो क्या हो जाता है घातें आपस में जुड़ जाती हैं m प्लस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। अगर 3 प्लस 2 कर दें तो क्या बन जाएगा 2 के पावर 5। अब 2 के पावर 5 का क्या मतलब है कि 2 का आपस में 5 बार गुणा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 2 के 8, 2 के 16, 2 के 32। ठीक है, अब दूसरा नियम हम देखेंगे घात का, वो है a की पावर m और इसके पावर n। यदि कोई संख्या हो जिसके पावर पहले से कुछ दी गई फिर उसके भी पावर कोई दे दी गई हो, तो क्या बन जाता है a की पावर इसका आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है, m इंटू n हो जाता है। ठीक है, देखिए 2 की पावर 3 और इसके पावर हम लिख दें 2, तो क्या बन जाएगा 2 के पावर 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 को ऐसे ही हम विस्तारित रूप में लिख करके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तीसरा नियम है घातांक का, वो है a की पावर m भागे a की पावर n, तो क्या बन जाता है a की पावर m माइनस n। यदि कोई संख्या हो और उसके पावर कुछ अलग हो और a की पावर कुछ अलग हो, यानी कोई संख्या हो और उसके पावर कुछ अलग हो, तो क्या हो, और भाग में हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। जैसे 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 माइनस 2, तो क्या बन जाएगा 5 के पावर 2। और 5 के पावर 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5 और 5 पचे 25। ये भाग था तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, और एक और घातांक हमारा नियम होता है, वो क्या है, देखिए a की पावर m इंटू b की पावर m, तो क्या बन जाता है a b की पावर m। कहने का अर्थ इसका ये है कि यदि कोई संख्या हो जिसके पावर 7 हो, जैसे संख्या 5 है उसके पावर 7 है, गुणे कोई अन्य संख्या हो 7 और 7 के पावर क्या हो 7 हो, तो क्या बन जाएगा
ये जो संख्याएं हैं आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और घात वही रह जाती है। जैसे 5 और 7 का हम गुणा कर देंगे तो 5 सते 35 और 35 का पावर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये घातांक के कुछ नियम हैं और पीछे हमने जो भी पढ़ा है एकदम उसको जब हम कंठस्थ कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो फिर जो है कि हमको प्रश्नावली हल करने में, क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।